उसका यह मानना था कि बीरबल केवल अपनी चतुराई और चापलूसी के बल पर अकबर का प्रिय बन चुका है, जबकि वह खुद अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था। एक दिन वह मंत्री अकबर के पास गया और कहा, महाराज, बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा तो बहुत पीटता है, लेकिन असल में वह इतना भी चतुर नहीं है। वह केवल अपनी बातों से लोगों को बहकाता है और अपनी चतुराई से दरबार में सम्मान पाता है। मुझे लगता है कि बीरबल को दरबार से हटा देना चाहिए और मैं उसकी जगह ले सकता हूं। अकबर ने उसे गंभीरता से सुना और फिर कहा, अगर तुम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हो तो मुझे यह दिखाओ। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं है कि तुम उसकी तरह चतुराई दिखाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी बुद्धि से मुझे प्रभावित कर सको तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह दे सकता हूं। मंत्री ने खुशी से कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं बीरबल से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हूं। मैं आपको ऐसा सवाल दूंगा जिसका बीरबल के पास कोई उत्तर नहीं होगा। अकबर ने उसे यह चुनौती स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि मंत्री को अपना सवाल तैयार करने का समय दिया जाए। मंत्री ने सोचा कि वह कुछ ऐसा पूछेगा जिसे बीरबल हल नहीं कर सके। मंत्री का सवाल। अगले दिन मंत्री ने दरबार में सभी को एकत्र किया और अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक सवाल पूछना है और मुझे यकीन है कि बीरबल इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे सकेगा। अकबर ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप अपना सवाल पूछिए। मंत्री ने बड़ी शान से सवाल पूछा, महाराज, यह बताइए कि धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में सब लोग चुप हो गए। अकबर ने इस सवाल को कुछ समय तक सोचा, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं आ पाया। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं, जो चुपचाप खड़े थे और मंत्री की बातों को सुन रहे थे। बीरबल ने धीरे से अपनी चादर को ठीक किया और कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर देता हूं। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, अगर तुम इसका सही उत्तर दे पाओ तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम सच में हर मामले में सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर अपनी चतुराई से कहा, महाराज, धरती पर सबसे भारी चीज वह है मनुष्य का मन। यह उत्तर सुनकर मंत्री और दरबार के सभी लोग चौंक गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम कुछ और समझाना चाहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मनुष्य का मन सबसे भारी होता है, क्योंकि मनुष्य का मन किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ अधिक चाहता है, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सुख या फिर शक्ति। इसका कोई अंत नहीं होता। मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं का भार इतना ज्यादा होता है कि वह अपने जीवन को तृप्त नहीं कर पाता। यह सबसे भारी चीज है, क्योंकि यही उसे सदा परेशान करता रहता है। अकबर और दरबारियों को बीरबल का यह उत्तर बहुत ही संतुष्ट करने वाला लगा। मंत्री चुप हो गया, क्योंकि वह बीरबल के तर्क को खारिज नहीं कर सका था। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वास्तविक बुद्धिमानी केवल तर्क और गहरे विचार में ही छिपी होती है, न कि किसी शोर शराबे या बड़ाई में। मंत्री की हार। मंत्री ने खुद को पराजित महसूस किया, लेकिन उसकी नफरत और ईर्ष्या बीरबल के प्रति अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, अगर मैं एक और सवाल पूछूं तो क्या बीरबल उसे हल कर पाएगा? मंत्री ने एक और सवाल सोचा और बीरबल को फिर से चुनौती दी। अगले दिन मंत्री ने एक नया सवाल पूछा, महाराज, यह बताइए कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो हर रोज अपनी स्थिति से गिरता और फिर उठता है? अब यह सवाल कुछ अजीब सा था, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, महाराज, इसका उत्तर है आदमी। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने कहा, आदमी अपने जीवन में कई बार गिरता है, कभी गलतियों से, कभी अपनों से धोखा खाने से, कभी जीवन के संघर्षों से। लेकिन फिर भी वह उठता है, फिर से अपनी उम्मीदों को जगाता है और आगे बढ़ता है। यही आदमी का स्वभाव है। यही उसकी शक्ति है कि वह गिरने के बाद फिर से उठता है और संघर्ष करता है। मंत्री को यह जवाब भी बहुत ही सटीक और प्रगाढ़ लगा। वह बिना किसी शब्द के चुप हो गया, क्योंकि बीरबल की बातों में गहरी सच्चाई थी। बीरबल की चतुराई और उसकी समझदारी ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ अकबर का प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि असली बुद्धिमान भी था। निष्कर्ष। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमानी सिर्फ तर्क और चालाकी में नहीं, बल्कि सच्चाई और जीवन के गहरे अर्थों को समझने में होती है।
मंत्री ने अपनी चापलूसी और अपनी चालाकी से अकबर का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन बीरबल ने अपने जवाबों से यह साबित किया कि समझदारी केवल उस व्यक्ति में होती है जो सत्य, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण से अपने विचारों को आकार देता है। बीरबल की यह चतुराई और उसकी सोच ने अकबर को यह समझाया कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है और दूसरों को भी जीवन के सच्चे अर्थ सिखाता है, वही असली बुद्धिमान होता है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर के विश्वास को दोबारा जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बुद्धि किसी किताब या उच्च पद से नहीं, बल्कि सच्चे अनुभव और सोच से आती है। बासु और सलीम की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में बहुत सी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से कुछ घटनाएं केवल काल्पनिक नहीं होतीं, बल्कि किसी विशेष दौर या व्यक्तित्व की वास्तविकता से जुड़ी होती हैं। बासु और सलीम की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो विश्वास, साहस, संघर्ष और दोस्ती के आदर्श को दर्शाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की मुश्किलों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। कहानी की शुरुआत। यह कहानी उस समय की है जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने पूरे ऐश्वर्य में था। सम्राट अकबर का दरबार दुनिया भर में प्रसिद्ध था और उसमें दीन-ए-इलाही जैसी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा प्रचलित थी। अकबर के दरबार में कई मंत्री, सेनापति और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन कहानी का केंद्रीय पात्र दो युवा व्यक्तित्वों पर आधारित है, बासु और सलीम। बासु और सलीम का परिचय। बासु एक छोटे से गांव का लड़का था जो शिक्षा के प्रति अपने प्यार और समर्पण के लिए जाना जाता था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी समझदारी और बुद्धिमानी ने उसे बहुत जल्दी लोगों के बीच प्रसिद्ध कर दिया। बचपन से ही उसे किताबों में दिलचस्पी थी और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने। सलीम बासु का सबसे अच्छा मित्र था। वह बासु से थोड़ा बड़ा था और उसे शक्ति और सम्मान की अधिक चाहत थी। सलीम का परिवार एक उच्च जाति से था और वह अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि सलीम का ध्यान हमेशा बाहरी दुनिया की चमकदमक पर रहता था, फिर भी बासु की जैसी बुद्धि और समझदारी की कद्र करता था। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। बासु की समझदारी और सलीम की साहसिकता ने उन्हें एक आदर्श दोस्ती में बांध रखा था। अकबर के दरबार में कदम। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान, साहस और युद्ध कला से जुड़े प्रश्न पूछे जाने थे। यह प्रतियोगिता न केवल अकबर के दरबार के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए थी, बल्कि अकबर ने यह अवसर आम जनता को भी दिया था। बासु और सलीम ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। बासु की बुद्धिमानी और सलीम की साहसिकता ने उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बासु को अपनी किताबों और ज्ञान में विश्वास था, जबकि सलीम को अपनी शक्ति और बहादुरी पर पूरा यकीन था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे यह प्रतियोगिता जीतकर दरबार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत। प्रतियोगिता का दिन आया और अकबर के दरबार में तरह तरह के विद्वान और विशेषज्ञ मौजूद थे। प्रतियोगिता के पहले दौर में बासु को तात्कालिक इतिहास और समाजशास्त्र के सवालों का सामना करना पड़ा, जबकि सलीम को युद्धकला, तीरंदाजी और सैन्य रणनीति के सवाल पूछे गए। बासु ने पहले दौर में अपने ज्ञान और अध्ययन से सभी सवालों का सही जवाब दिया। उसके प्रत्येक उत्तर में गहराई और तार्किकता थी, जो अकबर और दरबार के अन्य लोगों को बहुत प्रभावित कर गई। वहीं सलीम ने युद्धकला के सभी सवालों का सही और सटीक उत्तर दिया। उसकी साहसिकता और युद्ध के प्रति समझदारी ने उसे भी लोगों के बीच सम्मान दिलाया। बासु और सलीम की बढ़ती प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में बासु और सलीम को एक साथ एक जटिल प्रश्न का सामना करना पड़ा। यह प्रश्न था, क्या शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है या ज्ञान? यह सवाल इतना कठिन था कि दोनों ही जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। बासु ने पहले बोलते हुए कहा, ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, तो उसकी शक्ति व्यर्थ है। सलीम ने अपने साहस का परिचय देते हुए कहा, शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति से ही किसी को सम्मान और अधिकार मिलता है। यदि किसी के पास शक्ति नहीं है, तो वह ज्ञान का क्या करेगा? दोनों के जवाबों में काफी अंतर था और अकबर को यह निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सही था।
उसने अंततः दोनों के दृष्टिकोण को समझने का निर्णय लिया और उन्हें एक कार्य सौंपा जिसमें दोनों को अपनी शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करना था। बासु और सलीम का कार्य। अकबर ने बासु और सलीम को एक गांव में भेजने का आदेश दिया जहां उन्हें किसानों को राजस्व प्रणाली के बारे में समझाना था। यह कार्य दोनों के लिए एक चुनौती था। बासु ने इस कार्य को पहले से ही अध्ययन किया था और वह किसानों को समझाने के लिए पहले से तैयार था। सलीम ने इसे एक सैन्य अभियान के रूप में लिया जहां उसे किसानों को नियंत्रित करने और उनकी समस्याओं को हल करने का कार्य सौंपा गया। जब वे गांव पहुंचे तो बासु ने अपनी ज्ञान आधारित योजना के तहत किसानों को राजस्व प्रणाली के लाभ और उसके कार्य करने के तरीके को समझाया। वह धीरे धीरे किसानों से जुड़ा और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह प्रणाली उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। वहीं सलीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए किसानों से सीधे बातचीत की, लेकिन वह उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश करता रहा। उसकी कोशिश यह थी कि किसानों से टैक्स की अधिक वसूली की जाए ताकि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। बासु और सलीम का संघर्ष। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद बासु और सलीम को यह समझ में आ गया कि दोनों के दृष्टिकोण में अंतर था। बासु ने सलीम से कहा, तुमने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है। लोगों को दबाने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमें उन्हें समझाकर और उनकी मदद करके ही समाधान तक पहुंचना होगा। सलीम ने उत्तर दिया, तुम्हारे शब्दों में बहुत ही ज्यादा नरमी है, बासु। अगर हम केवल बातें करेंगे तो ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। बासु ने फिर से समझाया, शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ और सहयोग होता है। हम सब एक ही समुदाय के हिस्से हैं और हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। अकबर का निर्णय। अकबर ने दोनों के कार्यों का निरीक्षण किया और आखिरकार यह निष्कर्ष निकाला कि बासु का दृष्टिकोण सही था। उसने सलीम को यह समझाया कि शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए और कभी भी लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वहीं उसने बासु की सराहना की क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और समझ से समस्या का समाधान निकाला। अकबर ने दोनों को पुरस्कार दिया, लेकिन बासु को अधिक सराहना दी क्योंकि उसने अपनी ज्ञान की शक्ति से लोगों का विश्वास जीता था। निष्कर्ष। बासु और सलीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शक्ति से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि समझ और ज्ञान का भी महत्व है। बासु ने साबित कर दिया कि ज्ञान और समझ से ही समाज में सच्चे बदलाव लाए जा सकते हैं, जबकि सलीम ने यह सीखा कि शक्ति का सही उपयोग ही उसकी असली महत्ता है। दोनों की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सही मार्ग पर चलने और हर परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लेने से ही जीवन में सफलता मिलती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब दो व्यक्तित्व एक दूसरे से मिलते हैं तो वे अपने मतभेदों से सीख सकते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। बासु और सलीम की दोस्ती ने यह साबित किया कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी, समझ और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल का भाग्य की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता, समझदारी और कार्यों के कारण सदी दर सदी याद किए जाते हैं। इनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध नाम बीरबल का है। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी चतुराई, हास्य बुद्धि और न्यायप्रियता के कारण वे आम जनता के बीच भी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। बीरबल की कहानियां केवल उनकी अक्लमंदी और दयालुता को नहीं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि उनका भाग्य कितना अद्भुत था। यह कहानी बीरबल के भाग्य और उसकी शांति और समृद्धि को प्राप्त करने की यात्रा को दर्शाती है। बीरबल का प्रारंभिक जीवन और अकबर से परिचय। बीरबल का असली नाम महेशदास था और वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। वह बचपन से ही बहुत होशियार थे और उनके पास अद्वितीय समझ और तर्क करने की क्षमता थी। वह अक्सर अपने गांव में होने वाली बहसों और समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से निकाल लेते थे। उनकी यह बुद्धिमत्ता ही थी जिसने उन्हें अकबर के दरबार में पहुंचाया। जब अकबर ने अपने दरबार में सबसे अच्छे और बुद्धिमान व्यक्तियों की खोज शुरू की, तो वह बीरबल तक पहुंचे। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने अकबर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में 9 रत्नों में से एक के रूप में नियुक्त किया। यही वह मोड़ था जब बीरबल का भाग्य बदल गया और वह दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए। किसी से मिलकर भाग्य का परिवर्तन।
यह एक दिलचस्प घटना है जो बीरबल के भाग्य को एक नए मोड़ पर ले आई। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े साधु बाबा को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। साधु बाबा ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा भाग्य बड़ा अद्भुत है। तुम्हारी समझदारी और न्याय की भावना तुम्हें ऊंचे पदों तक पहुंचाएगी। लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ चलने वाला एक छाया है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर बनाए रखेगा। बीरबल ने उस साधु बाबा के शब्दों को गंभीरता से लिया और अपने मन में सोचा, भाग्य सचमुच अद्भुत चीज है। यह केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि कई बार यह हमारे साथ चलते हुए हमें सही मार्ग दिखाता है। एक दिन का भाग्य। कुछ दिन बाद दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। दरबार के कुछ लोग यह कह रहे थे कि बीरबल सिर्फ अकबर के प्रिय हैं और वह अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालते हैं, लेकिन असल में वह कोई बड़ा काम नहीं करते। अकबर ने यह सुनकर अपनी आंखों में ताज्जुब दिखाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इन आरोपों का सही तरीके से जवाब दे सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी चतुराई और काम में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी किस्मत का साथ भी मिलता है। यदि मैं भाग्य से मिलकर काम करता हूं, तो यह मेरी सफलता का कारण बनता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम सच में अपने भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हो, तो मुझे दिखाओ कि तुम सच में कितने सक्षम हो। बीरबल का चमत्कारी उत्तर। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को एक सवाल का जवाब दे, जिसका जवाब उन्हें अपनी सूझबूझ और भाग्य से ही देना होगा। बीरबल को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुमने इतने साल दरबार में काम किया है। मुझे यह बताओ कि कौन सा वह तत्व है जो हमें खुशियों से भर देता है और कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़ता? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह तत्व है भाग्य। जब भाग्य हमारे साथ होता है, तब हमें कोई समस्या नहीं होती। यह हमें सही मार्ग पर चलाता है और हमें हर कदम पर सफलता मिलती है। अकबर ने बीरबल के जवाब को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। भाग्य ही हमारी सफलता और खुशियों का कारण है। बीरबल का भाग्य और न्याय। बीरबल के जीवन में एक और घटना घटी जिसने उनके भाग्य को एक नई दिशा दी। एक दिन बीरबल को दरबार में एक कठिन न्यायिक मामले का सामना करना पड़ा। एक गरीब किसान ने दरबार में शिकायत की कि उसके खेत में एक रईस ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। किसान का कहना था कि वह अपनी मेहनत से उपजी फसल से अपने परिवार का पेट पालता है और रईस ने उसे बिना किसी कारण परेशान किया है। अकबर ने इस मामले को बीरबल के पास भेजा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले का न्यायपूर्ण समाधान करो। यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि रईस के पास बहुत अधिक संपत्ति है और उसकी सत्ता भी है। बीरबल ने मामले की जांच शुरू की और पता चला कि वास्तव में रईस ने किसान के खेत पर कब्जा किया था। उसने न्याय का पालन करते हुए रईस से कहा, तुम्हें उस किसान की भूमि को वापस करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो मैं तुम्हारी संपत्ति का निरीक्षण करूंगा और इसे जब्त कर लूंगा। रईस ने सोचा कि वह अपनी शक्ति के बल पर बीरबल को दबा सकता है, लेकिन बीरबल के सामने उसकी कोई नहीं चली। वह रईस को उसके अपराध का एहसास कराते हुए न्याय का पालन करता रहा। भाग्य का प्रभाव। इस घटना ने बीरबल के भाग्य को फिर से उजागर किया। एक गरीब किसान, जो पहले अकबर के दरबार में न्याय पाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सकता था, अब बीरबल की मदद से न्याय प्राप्त कर सका। यह घटना केवल बीरबल की न्यायप्रियता और साहस को ही नहीं, बल्कि उनके भाग्य को भी दर्शाती है। अकबर ने इस न्याय के बाद बीरबल को एक विशेष पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुमने हर बार मुझे साबित किया है कि तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम न केवल एक बुद्धिमान मंत्री हो, बल्कि एक महान न्यायाधीश भी हो। बीरबल का भाग्य और जीवन। बीरबल का जीवन एक साक्षात उदाहरण था कि भाग्य केवल किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह भी हमारे कर्मों का फल है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और समझदारी से न केवल अकबर का विश्वास जीता, बल्कि वह हमेशा दूसरों के लिए एक आदर्श बने रहे। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से भाग्य को नियंत्रित करना चाहिए और अपने कर्मों से अपने भविष्य को आकार देना चाहिए। निष्कर्ष। बीरबल की कहानी यह दिखाती है कि भाग्य वास्तव में हमारे कर्मों,
हमारे फैसलों और हमारे विश्वासों का परिणाम होता है। कभी कभी भाग्य हमारे साथ होता है और कभी हमें अपनी मेहनत से इसे अपने पक्ष में करना पड़ता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के दृष्टिकोण और कार्यों से उत्पन्न होता है। बीरबल के जीवन में हमेशा यह साबित हुआ कि भाग्य का असली खेल केवल ज्ञान, साहस और ईमानदारी से जुड़ा होता है। और इस प्रकार बीरबल का भाग्य हमेशा उनके साथ था, क्योंकि उनके कर्म हमेशा सच्चे और न्यायपूर्ण थे। सभी दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तभी अकबर का ध्यान बीरबल की ओर गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से मेरी समस्याओं का हल निकाल लेते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, आप जो भी पूछेंगे, मैं अपने ज्ञान और अनुभव से उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या है। मुझे यह जानना है कि तुम अपने खजाने में कितने सोने के सिक्के रखते हो। मुझे यह जानकारी बहुत जरूरी है। बीरबल ने थोड़ी देर तक अकबर की बातों पर ध्यान दिया। फिर वह धीरे से बोले, जहांपनाह, मेरे पास कोई बड़ा खजाना नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का खजाना मेरे ज्ञान और अनुभव में छिपा है। अकबर को यह जवाब बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे तुम्हारा ज्ञान तो प्रिय है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सोने के सिक्कों का खजाना जानना चाहता हूं। तुम जितने सोने के सिक्के चाहते हो, मुझे तुम्हारे पास उनका हिसाब चाहिए। बीरबल का प्रस्ताव। बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको अपने खजाने का पूरा हिसाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन का समय दें और मैं आपको पूरा हिसाब दे दूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है, एक दिन का समय तुम्हें दिया जाता है, लेकिन अगले दिन तुम मुझे अपना खजाना जरूर दिखा देना। अकबर की अनुमति के बाद बीरबल अपने घर लौटे और उस रात बहुत सोचते रहे। उन्हें पता था कि अकबर को विश्वास दिलाना और उनका मन जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह तय किया कि वह एक ऐसी चाल चलेंगे जिससे अकबर न केवल संतुष्ट होंगे, बल्कि वह बीरबल की चतुराई पर हैरान भी रह जाएंगे। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जी हां, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ चलें। अकबर ने थोड़ी हैरानगी के साथ पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे खजाने का कोई विशेष स्थान नहीं है। यह खजाना दरअसल एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहों पर फैला हुआ है। मैं आपको उस खजाने की एक झलक दिखाऊंगा। अकबर और बीरबल जब महल से बाहर निकले, तो बीरबल ने उन्हें शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े बाग की ओर चलने को कहा। अकबर ने पूछा, यह क्या है, बीरबल? तुम मुझे खजाना दिखाने ले जा रहे हो या फिर बाग में चलने? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस बाग में भी मेरे खजाने का एक हिस्सा छिपा हुआ है। अकबर को और भी अधिक उत्सुकता हुई। वे बीरबल के पीछे पीछे बाग में चलने लगे। बाग के बीचों बीच बीरबल ने एक छोटा सा कुआं दिखाया और कहा, यह है मेरा खजाना। अकबर चौंक गए, यह कुआं? इसमें क्या खजाना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस कुएं के अंदर केवल सोने के सिक्के ही नहीं, बल्कि यह खजाना उस मेहनत और त्याग का है जो मैंने अपने जीवन में किए हैं। जब तक हम किसी भी काम में पूरी मेहनत और निष्ठा से नहीं जुड़ते, तब तक कोई खजाना हमारे पास नहीं आता। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन वह चुप रहे। बीरबल ने फिर उन्हें बाग में स्थित एक छोटे से कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। जब अकबर अंदर गए, तो वहां बहुत सारी किताबें और पुरानी पांडुलिपियां रखी हुई थीं। बीरबल ने कहा, यह खजाना मेरे ज्ञान का है। यह सभी किताबें मेरे जीवन का अनुभव हैं। अकबर अब पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। बीरबल, तुम कह रहे हो कि खजाना सिर्फ सोने के सिक्कों का नहीं होता, बल्कि यह ज्ञान और अनुभव का भी हो सकता है? अकबर का आत्ममंथन। बीरबल की बातें अकबर के दिल में गहरे असर कर गईं। वह चुपचाप बीरबल को सुन रहे थे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल।
आज तक मुझे यह लगता था कि खजाना केवल सोने चांदी के सिक्कों का ही होता है, लेकिन आज तुमने मुझे यह समझाया कि सच्चा खजाना तो ज्ञान, अनुभव और मेहनत में होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, खजाना केवल भौतिक संपत्ति का नहीं होता, बल्कि वह उन चीजों का भी होता है जो हमें आत्मिक संतोष और शांति देती हैं। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी की सराहना की और कहा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। सचमुच, खजाना केवल सोने के सिक्कों का नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों और ज्ञान का भी होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक होता है। वह खजाना हमारे अनुभवों, हमारी मेहनत, हमारे ज्ञान और हमारे अच्छे कार्यों में छिपा होता है। बीरबल की इस कहानी ने अकबर को ही नहीं, बल्कि हमें भी यह समझाया कि सच्चा खजाना वह है जो हमें जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन देता है, जो हमारी आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। बीरबल और तानसेन की मित्रता की कहानी। बीरबल और तानसेन की मित्रता मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुई एक प्रसिद्ध और अद्वितीय मित्रता थी। यह दोनों महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। जहां बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं तानसेन अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मित्रता के कई किस्से इतिहास में मशहूर हैं, जो न केवल उनकी दोस्ती को दर्शाते हैं, बल्कि एक दूसरे के प्रति उनकी कीमत और विश्वास को भी उजागर करते हैं। प्रारंभ। तानसेन, जो अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, उनकी संगीत कला का कोई सानी नहीं था। उनके रागों में ऐसा जादू था कि अकबर भी तानसेन की गायकी के दीवाने थे। दूसरी ओर, बीरबल, जो एक बड़े बुद्धिमान और न्यायप्रिय दरबारी थे, अकबर के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते थे। उनकी बहुमुखी बुद्धिमत्ता के कारण वह अकबर के दरबार में सबसे प्रिय थे। तानसेन और बीरबल की मित्रता का आरंभ अकबर के दरबार से हुआ, जहां एक दिन अकबर ने तानसेन से एक विशेष राग गाने के लिए कहा। तानसेन ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक राग गा सकता हूं, जो इतना प्रभावशाली होगा कि पूरे दरबार में एक अलग ही माहौल छा जाएगा, परंतु इसके लिए मुझे एक सहारा चाहिए। अकबर ने तानसेन से पूछा कि वह क्या चाहता है। तानसेन ने बीरबल का नाम लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीरबल के साथ यह राग गाना अधिक प्रभावी होगा। मित्रता का पहला कदम। अकबर ने बीरबल को तानसेन के साथ राग गाने के लिए बुलाया। बीरबल और तानसेन की जोड़ी ने दरबार में एक ऐसा समा बांधा कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल के जोक्स और चतुराई से तानसेन का हौसला बढ़ा, और तानसेन के संगीत ने बीरबल को और भी अधिक प्रेरित किया। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में आनंदित हुए और उनकी मित्रता का आरंभ हुआ। एक दूसरे की मदद। तानसेन और बीरबल की मित्रता केवल उनके कार्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे की व्यक्तिगत मदद भी करते थे। एक बार तानसेन को एक विशेष संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना था, लेकिन वे मानसिक दबाव में थे। तानसेन को आश्वस्त करने के लिए बीरबल उनके पास गए और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी कला पर विश्वास रखें और डरे नहीं। बीरबल की प्रेरणादायक बातों ने तानसेन को आत्मविश्वास दिया और वह प्रतियोगिता जीतने में सफल रहे। तानसेन की गायकी और बीरबल का चतुराई। तानसेन के गायन में एक विशेष शक्ति थी, जो मौसम और वातावरण को प्रभावित कर सकती थी। एक बार अकबर ने तानसेन से यह पूछा कि क्या वह उस राग को गा सकते हैं, जो बिन बुलाए बारिश ला सके। तानसेन ने हाँ कहा, लेकिन इसके लिए उन्हें बीरबल की मदद की आवश्यकता थी। तानसेन ने बीरबल से कहा, तुम एक गुफा में बैठो और वहां से कोई आवाज मत करना। मैं बारिश लाने वाला राग गाऊंगा। तानसेन ने राग मल्हार गाना शुरू किया और सचमुच बारिश होने लगी। बीरबल को बिना किसी डर या परेशानी के राग के प्रभाव को महसूस करना था। यह घटना बीरबल की बुद्धिमत्ता और तानसेन के संगीत की शक्ति का बेहतरीन उदाहरण बन गई। दोस्ती में तात्विकता। तानसेन और बीरबल की दोस्ती केवल कला और बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं थी, बल्कि दोनों की आपसी समझ और विश्वास भी थी। एक दूसरे के विचारों और कार्यों की सराहना करते हुए वे अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। बीरबल ने तानसेन को जीवन के कठोर अनुभवों से सिखाया कि कैसे किसी भी स्थिति में संतुलित रहना चाहिए, और तानसेन ने बीरबल को संगीत और कला की सच्ची समझ दी। निष्कर्ष। बीरबल और तानसेन की मित्रता यह साबित करती है कि विविधताएं और विभिन्न क्षेत्रों में निपुणता रखने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
उनकी मित्रता ने यह सिखाया कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के गुणों को सराहते हुए एक दूसरे को ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह मित्रता आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो बताती है कि एक अच्छा दोस्त जीवन के हर क्षेत्र में सहारा बन सकता है। It seems like you are referring to a Tansin or Birbal ka Jagda dispute or argument between Tansin and Birbal. Tansin and Birbal are two famous historical figures associated with the Mughal Emperor Akbar's court in the 16th century. Tansin was a renowned classical musician and one of the Navratnas, 9 gems, in Emperor Akbar's court, known for his magical voice and mastery over music. Birbal, on the other hand, was known for his wisdom, wit, and cleverness, also serving as one of Akbar's Navratnas. Although they were both part of Akbar's inner circle, there is no historical evidence of any serious conflict or argument between Tansen and Birbal. However, their interaction